हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू LR केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री की रंगीन दुनिया में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के इस चैनल में मिलेंगे आपको केमिस्ट्री के अमेजिंग से क्वेश्चन, उनको सॉल्व करने के लिए धमाकेदार ट्रिक्स और कुछ विजुअलाइजेशन के साथ अमेजिंग से फैक्ट्स। यदि इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड चैप्टर 1 आपकी केमिस्ट्री का स्टार्ट किया गया है, जिसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है और सेकेंड पार्ट में केमिकल रिएक्शन किस प्रकार होती है, उनके जो कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं उनके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी केमिस्ट्री के रिएक्शंस किस प्रकार होती है उसके बारे में जानकारी मिल सके। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं जो है यहाँ पे आपको कौन कौन से नियम हैं इनके बारे में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ और किस प्रकार ये नियम आए और क्या क्या कहते हैं, इन नियमों में क्या बातें हैं, ये चीज़ें। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहले बता दिया जाए कि यहाँ पे जो बेसिक नियम है वो कुल मिलाकर के 5 नियम है। 5 बेसिक नियमों पर आधारित होते हैं केमिकल रिएक्शंस, जिनमें होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम और गैलुसेक का आयतन संबंधी नियम और अवोगाद्रो का मोल संकल्पना संबंधी नियम होता है। ये 5 नियम होते हैं। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये नियम कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके जो अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान हमेशा बराबर होंगे, अर्थात द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे आप ऊर्जा संरक्षण का प्रथम नियम के आधार पर भी ले सकते हैं। कैसे? सबसे पहली बात, यहाँ पे 2 शब्द आए, अभिकारक और दूसरा शब्द आया उत्पाद। अभिकारक प्लस दूसरा शब्द आया उत्पाद। सबसे पहले तो इन दोनों के बारे में ही बता दें। तो ये अभिकारक मतलब कि देख लीजिए, जैसे कि आपने कोई रिएक्शन मान लीजिए H2 प्लस Cl2, ये कोई रिएक्शंस कराई और 2HCl आपको प्राप्त हुआ, कुछ इस तरीके से प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि जो रिएक्शन के जो तीर के निशान के जो पीछे की तरफ होते हैं, जो तीर के निशान के पीछे की तरफ, उन्हें कहते हैं हम अभिकारक, और जो तीर के निशान के मुंह के तरफ होते हैं उन्हें कहते हैं उत्पाद। मतलब जो पहले होंगे उन्हें स्टार्टिंग कुल मिलाकर के स्टार्टिंग मटेरियल कहलाएगा आपका अभिकारक और अंतिम मटेरियल कहलाएगा उत्पाद। तो अब यहाँ पर हम ये नियम को लागू करके देखते हैं। आइए, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि इसका आणविक यानी इसका जो भार होता है, आणविक भार 2 होता है। इसका कितना होता है? इसका टोटल भार हो जाता है 35 दूनी 70 71 होता है टोटल। और यहाँ पर आप निकालेंगे इन दोनों को तो 73 होता है। 73 होता है। तो अब आप कहेंगे कि सर इसे भी तो निकाल के देखिए। इन दोनों का मिलाकर के हो जाता है 36.5 इंटू 2, और इसे भी आप करेंगे तो आपको 73 ही प्राप्त होगा। देखिए, आप इसी तरीके से अनेक रिएक्शंस, जैसे कि आप जैसे H2O को मिलाएंगे, H2 प्लस O2 बराबर H2O। अब इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर भी 2 लगाना होगा और यहाँ पर भी 2 लग जाएगा। तो यहाँ पर भी इसका 4 हो जाता है, इसका हो जाता है कितना 16 दूनी 32। तो और यहाँ पर तो इन दोनों का मिलाकर के आपको हो जाएगा, मिल जाएगा 36। इसका अकेले का होता है 18 दूनी 36। ये देख लीजिए, मतलब पहले जो द्रव्यमान था वही द्रव्यमान अंत में भी होगा। यही बात कहता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इस प्रकार से आप इसे अनेक रिएक्शंस छोड़िए, हर रिएक्शंस में इस नियम को लागू करके देखेंगे तो आपको ये नियम हमेशा सत्य दिखाई देगा। तो ये रही आपकी गुणित अनुपात द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आइए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे नियम की, जो कि कहता क्या है, गुणित अनुपात का नियम है। तो गुणित अनुपात के नियम में आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर गुणित अनुपात का नियम कुछ इस तरीके से कह रहा है
चूँकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इस वजह से मैं आपको लिख करके यहाँ पर बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक है या फिर कोई भी बुक हो तो वहाँ पर भी स्पष्ट लिखा हुआ है, तो आप वहाँ पर से देख करके देख सकते हैं। तो उसकी परिभाषा एकदम परफेक्ट बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जोसेफ प्राउस्ट नामक के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया और उन्होंने बताया कि किसी यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान द्रव्यमान का अनुपात निश्चित होता है। स्थिर अनुपात के नियम में क्या किसका अनुपात स्थिर होता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का जब भी नियम की बात आएगी तो वहाँ पर द्रव्यमान का अनुपात निश्चित होता है। तो यहाँ तो आप बोलेंगे सर जी ये तो कहीं ना कहीं द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, क्योंकि अनुपात का मतलब देख लीजिए, जैसे कि अभी आपने देखा, या फिर एक और रिएक्शन लेते हैं हम, C+O2 बराबर CO2। यहाँ इसका द्रव्यमान हो जाता है 12, इसका हो जाता है 4, यहाँ पर इसका टोटल 16, इन दोनों का टोटल करेंगे तो 16, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो इनका अनुपात 1:1 आ गया। ये देखिए ये हुआ, ये तो हुआ ये। तो इसमें तो आप कहेंगे सर जी 1:1 अनुपात तो ला तो दिया आपने, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ तो आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम की बात की। हाँ ये बात भी है, लेकिन कुछ रिएक्शंस जैसे कि आप देखेंगे, जैसे कुछ तत्व जैसे NO2 और N2O4, ये इनमें आप देखेंगे आप, तो इनका द्रव्यमान निकालने जाएंगे आप तो क्या होगा, इसका द्रव्यमान होता है 14 प्लस इसका हो जाता है 32, एक ऑक्सीजन का आपको पता है कि 16 होता है, 16 दूनी 32, तो यहाँ टोटल हो जाएगा कितना 46। और यहाँ पर आप निकालना चाहेंगे तो 28 प्लस 64, और यहाँ पर टोटल हो जाएगा आपका 92, 1:2। वैसे ही NO और N2O2 यहाँ पर निकालना चाहेंगे, जबकि ये सभी तो क्या कहते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के बन रहे हैं। तो यहाँ पर एक बार ये अनुपात बन गया है, दूसरी बार निकालना चाहेंगे आप तो यहाँ पर 14 प्लस 16 बराबर 30, और यहाँ पर आपको हो जाएगा 28 प्लस 32 बराबर 60। यहाँ पर भी आपको 1:2 ही मिलेगा, मतलब यहाँ अनुपात स्थिर रह रहा है। कुछ इसी तरीके से ये नियम बात करता है। यहाँ पर बात ये आती है, देख लीजिए कैसे कैसे ये रिएक्शंस होती हैं। रिएक्शन ये तो मैंने आपको सिर्फ उत्पाद के जरिए ही बताया, यानी कि जो परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं वहीं से बताया हूँ, लेकिन कुछ इस तरीके से। तो देख लीजिए N, अभी हम बना क्या रहे हैं तो आपको बता दूं पहले ही मैं कि NO2 बना रहे हैं, NO2 बना रहे हैं। तो NO2 N+O2 कुछ इस तरीके से मिल करके बनेगा, तो ये बन जाएगा। जबकि दोनों तरफ इस N में भी और इस O में भी 2 का गुणा कर देंगे हम, तो सॉरी यहाँ N2 + 2O2 कुछ इस तरीके से करेंगे तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। जबकि इसमें फिर से 2 का गुणा करेंगे 2N2 + 4O2, इस तरीके से इनकी रिएक्शंस कराएंगे तो आपको 2N2O4 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इस तरीके से कुछ बातें आती हैं और फिर अंत में जो अनुपात बताया उस तरीके का अनुपात बन जाता है। तो ये बात रही आपके स्थिर अनुपात के नियम की। अब गुणित अनुपात का नियम, इसकी परिभाषा बोलना चाहें अपन तो यहाँ पर एक द्रव्यमान के आधार पर ये अनुपात सेम रहा। गुणित अनुपात के नियम में बात आती है कि, और आपको बताता हुआ चलूँ कि जो आपके द्रव्यमान के नियम को एंटोनी लेवोजिए ने बताया था, एंड आपको लास्ट में ही बता दूंगा कि किसने कौन कौन से दिए हैं, उन्हीं के नाम के सामने ही बता दूंगा। तो लीजिए आइए, तो सर डाल्टन ने बताया कि यदि 2 तत्व संयोजित होकर एक या एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व दूसरे तत्व के साथ संयुक्त होकर द्रव्यमान के छोटे पूर्णांकों में के अनुपात में रहता है। कुल मिलाकर के बात ये स्थिर अनुपात और गुणित अनुपात में लगभग सेम आती है बात, और इसे भी कुछ उन्हीं उदाहरणों के सहारे आप समझ सकते हैं।
जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के लिए आपकी बुक में दिया हुआ है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो जल बनेगा, और इनका जब आप क्या कहते हैं अणु द्रव्यमान जिस प्रकार मैंने बताया था उस तरीके से मिल करके बनाएंगे तो फिर यहाँ पर पे मिलकर के 16 ग्राम अणु, और यहाँ पर उदाहरण के रूप में आप जो मैंने स्थिर अनुपात में बताया उन्हीं को आप लेकर के गुणित अनुपात को भी सिद्ध कर सकते हैं, इस नियम को भी बिल्कुल सेम टू सेम उदाहरण के सहारे आप लिख करके बता सकते हैं। तो ये रहे आपके गुणित अनुपात का नियम, जिसमें बात ये आती है कि यदि एक ही तत्व दूसरे तत्व से योग करके अलग अलग यौगिक बनाता है तो जो यौगिक जो बने हुए यौगिक हैं उनका अनुपात एक निश्चित अनुपात ही होगा। जैसे कि यहाँ पर एक था, यहाँ 2 था, तो अगले बार में भी जैसे NO प्लस N2O2 बनाएगा तो यहाँ पर भी उनका जो द्रव्यमान का अनुपात है वो 1:2 ही होगा, 1:2 होगा। और फिर अगला नियम जो कि है गैलोसेक का आयतन संबंधी नियम, तो यहाँ पर पे बात ये कहा जाता है कि गैलोसेक के आयतन संबंधी नियम में यह बताया गया कि कुल मिलाकर के यहाँ पर भी बात, जैसे यहाँ गुणित अनुपात में द्रव्यमान के अनुपात की बात आई थी वैसे ही यहाँ आयतन संबंधी नियम में भी आयतनों का अनुपात निश्चित होता है। जैसे कि आप देखेंगे आयतन संबंधी नियमों में, तो जैसे आप मिलाएंगे, जैसे यहाँ पर बात आती है H2 प्लस O2 बराबर H2O बनता है आपका, और यहाँ पर ये 2 यहाँ बैलेंस करने के लिए लगाया आपने। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यदि आपने इसका 1 मिलीलीटर लिया है 1 ml, तो इसका आपको 2 ml लेना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ पर आपको 2 ml वाटर प्राप्त होगा। मतलब जिस यहाँ जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो प्राप्त होगा उस अनुपात में इन्हें लेना पड़ता है। ये नियम यह कहता है गैलोसेक का आयतन संबंधी नियम कि जिस अनुपात में ये जो आपके कहने का मतलब जिस अनुपात में आपके रिएजेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे उसी अनुपात में आपको उनके आयतन को लेना होगा। ये रहा आपका गैलोसेक का आयतन संबंधी नियम। इसके बाद अंत में आएगी बात कि लास्ट में बात आई, अभी तक आपने समझ लिए कि आवोगाद्रो नियम क्या है, द्रव्यमान, स्थिर अनुपात, गुणित अनुपात, गैलोसेक। अब आवोगाद्रो का नियम ये कहता है कि किसी गैसीय अणु के किसी गैसीय अणु के मोलों की संख्या कमरे के ताप पर नियत रहती है जो कि 1 मोल के बराबर होगी, और वह तथा इस समय उनका आयतन निश्चित होगा, और यह आयतन हमेशा 22.4 होगा। फिर से आवोगाद्रो सर कहते हैं कि किसी गैस के एक कमरे के ताप पर उन मोलों की संख्या नियत होगी, साथ ही साथ आयतन भी नियत होगा, और मोलों की संख्या के कारण आयतन हमेशा 22.4 लीटर होगा, और साथ ही साथ ये जो 22.4 प्राप्त होगा यह 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल्स का आयतन है। ये किसका आयतन है? गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी गैसेस इन 1 मोल। तो 1 मोल में इतना आयतन होगा। और इसी के साथ साथ आपको बता दिया जाए कि ये तो बात हुई, और साथ ही साथ आपको बता दिया जाए कि यहीं से एक और बात आती है कि हमेशा याद रखिएगा 1 मोल बराबर, जो कि ये आवोगाद्रो सर ने ही बताए थे, 1 मोल बराबर 6.023 गुणा 10⁻23 अणु परमाणु, जिस भी इसमें लेना चाहें
तो 6.023 गुणा 10⁻23। तो दोस्तों ये रहे आपके पांचों नियम। फिर से मैं आपको एक लाइन से दोबारा से बताना चाहूँ कि जब कोई अभिक्रिया कराई जाती है तो उसमें अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान संरक्षित रहता है। ये होगा आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। स्थिर अनुपात का नियम कि जब कोई अभिक्रिया कराई जाती है तो द्रव्यमान का अनुपात हमेशा निश्चित होता है। ये होगा आपका स्थिर अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम यह कहता है कि जब भी आप अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें एक परमाणु यदि दूसरे परमाणु से अभिक्रिया कर एक से अधिक अणु बनाता है तो उन अणुओं का एक परमाणु के सापेक्ष दूसरा परमाणु हमेशा एक स्थिर अनुपात में रहेगा। यही होगा गुणित अनुपात का नियम। गैलुसेक का नियम कि जब कोई अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिकारक का आयतन उनके स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट के अनुपात में होता है। और फिर आवोगाद्रो का नियम यह कहता है कि जब कोई गैसीय अणु जब अभिक्रिया में भाग लेता है तो वह अपने मोलों के पूर्ण गुणज में भाग लेता है तथा हमेशा गैसीय परमाणुओं के मोलों की संख्या एक कमरे के ताप पर नियत होगी तथा साथ ही साथ एक मोल गैसीय अणु का आयतन 22.4 लीटर होगा। और इसी के साथ साथ उन्होंने अपने एक मोल का मान बताया था जो कि 1 मोल बराबर 6.023 गुणा 10⁻23। तो ये रहे आपके पांचों नियम जो कि मैंने दोबारा से आपको बोल करके बता दिए हैं। आइए अब हम यहाँ पे आपको सभी नियम के जो प्रणेता हैं या फिर जो जिन नियमों के बारे में बताया उनके बारे में हम बता देते हैं। तो जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है इसे एंटोनी लेओजिए। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने इनका नाम कब सुना था और ये और किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं या फिर केमिस्ट्री में इनका केमिस्ट्री के लिए इनको क्या कहा जाता है। उसके बाद स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम जो है आपके जोसेफ प्राउस्ट ने बताया था। फिर गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन ने। बताइए इसी के साथ मेरे को कि जॉन डाल्टन ने आपको और क्या चीज़ बताई है, इस चीज़ के बारे में भी आप जानकारी दें। फिर उसके बाद गैलुसेक, तो यहाँ पर नाम ही आ रहा है गैलुसेक का आयतन संबंधी नियम, तो यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम ही आ रहा है जो कि है गैलुसेक सर। तो गैलुसेक और लास्ट में आवोगाद्रो भी एक आपके वैज्ञानिक का नाम है। तो इस नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो आवोगाद्रो सर ने। तो ये रहे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा शुरुआत में बुक का सहारा लेना पड़ रहा था, इस वजह से मैं स्मार्ट बोर्ड होता तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती, लेकिन फिर भी कोशिश किया कि शुरुआत में अच्छे से बताऊँ। अगर शुरू का समझ में नहीं आया होगा तो बीच में जो लास्ट में जो आपको दोबारा से बताया वहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। उस परिभाषा को देखने के बाद दोबारा आप वीडियो रिपीट करके देखेंगे तो आपको सारे नियम काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। और फिर लास्ट में मैंने सभी जो आपके वैज्ञानिक हैं उनके जो नियम हैं उनके प्रणेता उनके बारे में जानकारी दी है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए ताकि आपको आगे काफ़ी मदद मिलेगी। ये ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान मतलब कि किसी परमाणु को यदि आप कोई एक परमाणु मान लीजिए तो वह पृथ्वी पर कुछ ना कुछ अपनी संहति रखता है, कोई भी पदार्थ, तो उसे ही हम द्रव्यमान कहते हैं। जब कोई पदार्थ पृथ्वी या अन्य किसी भी जगह पर किसी भी उसमें कुछ संहति रखता है उसे ही हम द्रव्यमान कहते हैं। तो उसी प्रकार परमाणु द्रव्यमान, जब कोई परमाणु किसी पिंड पर अपनी संहति रखता है उसे ही परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो ये रही आपके परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा। अब आइए औसत परमाणु द्रव्यमान। तो औसत परमाणु द्रव्यमान में आपको बताना चाहूँगा औसत परमाणु द्रव्यमान।
तो दोस्तों मैं इसमें बताना चाहूँगा आपको कि औसत परमाणु द्रव्यमान का अर्थ ये होता है कि किसी भी परमाणु द्रव्यमान का वह भाग जो कि कार्बन 12 के 1/12 के बराबर हो। किसी परमाणु का वह भाग जो कि कार्बन 12 के 1/12वें भाग के बराबर हो। किसी परमाणु का वह औसत द्रव्यमान जो कि कार्बन 12 के 1/12वें भाग के बराबर हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको औसत परमाणु द्रव्यमान समझ में आ गया होगा। आइए अब हम अगली बात करते हैं आणविक द्रव्यमान। अब आएगी आणविक द्रव्यमान की बात। तो अब जैसे कि औसत परमाणु द्रव्यमान में जैसे कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों के सहारे निकालें आप, तो हाइड्रोजन एक एक परमाणु, क्योंकि हम परमाणु की बात कर रहे हैं, तो परमाणु इसका परमाणु द्रव्यमान का कितना होता है आपको पता है 11। कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान 12 और उसके कौन सा भाग 1/12वां भाग, इसका भी 12 और उसका कितना कौन सा भाग 1/12वां भाग। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो इसका परमाणु द्रव्यमान औसत परमाणु द्रव्यमान 1 आ जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन में ये 16 गुणा 12 गुणा 1/12, कुछ इस तरीके से आप निकालेंगे तो कुछ ऐसा प्राप्त होगा। अब यहाँ पर कभी कभी कुछ बातें आती हैं, जैसे कि आप सुनेंगे कि समस्थानिक संभारिक ये सभी चीज़ें, तो समस्थानिक संभारिक के बारे में मैंने बता चुका हूँ। तो आइए अब यहाँ पर औसत परमाणु द्रव्यमान में उसका क्या उपयोग है तो समझते हैं। तो आप जैसे कि कई बार, जैसे आप उदाहरण के लिए आप ले लें जो आपका क्लोरीन परमाणु में 2 प्रकार के समस्थानिक पाए जाते हैं। एक तो क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं, मतलब एक का परमाणु द्रव्यमान इतना है और दूसरे का परमाणु द्रव्यमान इतना होता है। तो यहाँ पर भी इनका अनुपात जो है ना, ये होता है 3:1 होता है इनका परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि जो पहले परमाणु, यहाँ पर इसे मान लीजिए Ma, समस्थानिक 1 का अनुपात को A मान लीजिए और उसके जो समस्थानिक 1 का जो आप उसे Ma मान लीजिए, इसे B मान लीजिए और इसे Mb मान लीजिए। तो यहाँ पर आप औसत जब निकालना चाहेंगे औसत परमाणु द्रव्यमान, तो वो होता है A × Ma प्लस B × Mb बाई A प्लस B, ये प्राप्त होगा आपको। तो फिर क्या होगा, आप अब गुणा करेंगे आप, तो 3 × 35 प्लस 1 × 37 के बटे में 3 + 1, तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 105 प्लस 37 बटे में 4, 142 के बटे में 4 और यहाँ पर आपको 35.5। इसलिए तो मैंने आपको जो क्लोरीन का भी कुछ देर पहले जो इसी कारणवश मैंने जब क्लोरीन के जब द्रव्यमान संरक्षण के नियम के समय क्लोरीन की अभिक्रिया के समय आपको जो द्रव्यमान बताया था वो 35.5 बताया था, कुछ इसी कारणवश। तो यहाँ से आपको औसत द्रव्यमान मतलब कि समस्थानिक और उसी समस्थानिक का जो अनुपात जो अस्तित्व में पाया जाता है। अब 3:1 कहाँ से आया, तो आपको बता दिया जाए कि 3:1 का मतलब कि अगर से कोई जैसे आपने 4 क्लोरीन के परमाणु लिए, तो हमेशा ये प्रोबेबिलिटी है कि 3 क्लोरीन 35 और 1 क्लोरीन 37 का आपको परमाणु मिलेगा। यही होती है। वैसे ही कुछ आप आगे चल करके कुछ देखेंगे परमाणु, तो वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से, जैसे कि आप कैल्शियम 19 और कैल्शियम 20 इन दोनों को प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर भी अनुपात शायद ये 99% पाया जाता है और ये शायद 1%। वैसे ये 75% पाया जाता है और ये 25%। अब इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो ये 3 और ये 1,
कुछ इस तरीके से 3:1 बना है। कुछ ये बात होती है परमाणु औसत परमाणु द्रव्यमान को कुछ इस तरीके से निकाला जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान के बाद अब अणु द्रव्यमान की। तो अणु द्रव्यमान का अर्थ वो होता है कि जिन परमाणुओं से मिलकर अणु बना होता है उन सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का योग आपका क्या कहलाता है, आणविक द्रव्यमान कहलाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि उदाहरण के लिए मैंने लिखा हुआ है वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल किनसे मिलकर के बना होता है, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा होता है ऑक्सीजन। इन दोनों से मिलकर बना होता है, जहाँ पर दो परमाणु हाइड्रोजन के और एक परमाणु ऑक्सीजन का होता है। इसका अर्थ कि कहीं ना कहीं दो और हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान और एक ही होता है, तो 1 इंटू ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो यहाँ पर 2 + 16 यहाँ 18। और आप कभी भी आप प्राप्त करेंगे तो इनका जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल का आणविक द्रव्यमान हमेशा 18 मिलेगा। ये बात होती है आणविक द्रव्यमान की। और आपको बता दिया जाए कि जो मोलर द्रव्यमान होता है, तो मोलर द्रव्यमान से पहले आपको मोल समझना होगा। तो मोल का अर्थ ये होता है कि मोल का अर्थ ये है कि 1 ग्राम अणु परमाणु या आयन में उपस्थित मोलों की संख्या। तो 1 ग्राम परमाणु अणु या उसमें उपस्थित मोलों की संख्या, तो जो कि हमेशा होती है 1 ग्राम अणु परमाणु अथवा आयन बराबर हमेशा 6.023 × 10⁻23 ये होता है। और यहाँ लास्ट में लिखेंगे आप मोल, तो ये हमेशा होता है। अब आप जब भी आप एक मोल की बात करेंगे तो एक मोल का अर्थ होता है कि एक मोल मतलब कि एक मोल का अर्थ होता है 1/6.023 × 10⁻23 अणु या आयनों की संख्या। तो यहाँ पर पे आपको बता दिया जाए कि जब भी मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो हमेशा जो आपका जो ये प्राप्त हुआ है, इसे आप अगर ग्राम में लेंगे तो ये उनका आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। और यदि इसे आप यदि इसे आप मोल में लिख दें तो ये आपका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। मतलब कि आपके या फिर आप लिखने के तरीके से इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। और जब आप ज्ञात करेंगे कि मोलर द्रव्यमान और उसमें क्या संबंध है, तो कुछ इस तरीके से संबंध के जरिए आप उनमें अंतर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही आपके आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान, इन सभी की बातें। तो दोस्तों, यहीं तक था यह वीडियो। तो दोस्तों, ये उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।